हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। नो साउंड। अभी साउंड आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, एक बार कंफर्म करना। मोदी जी कब से हाथ जोड़ कर उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है, काफ़ी निराश है ना। आओ भाई जल्दी आओ। ये मैडम को देखो, है ना मैडम जी। रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। चलो। थंबनेल नीड्स करेक्शन। क्यों भाई? वाइट नीड्स करेक्शन। क्या कोई दिक्कत है क्या कहीं पे? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज के टॉपिक को। और जो हम लोगों ने कल प्रेसिडेंट या फिर कल जो हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है लेक्चर। थोड़ा सा मैं चीज़ें आपको रिकॉल करवा देता हूँ जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी। कि हमने कल पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनियन स्टार्ट किया था। और पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं। और ये 5 चैप्टर्स में जो हमारा पहला चैप्टर होता है, ये बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यानी कि संघ के कार्यपालिका के बारे में। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर बात करें तो कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, एंड साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल आता है। तो इनके बारे में कल पढ़ लिया था, इनके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होने वाला है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल, आर्टिकल वाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल अगर आपको पता याद हो तो हम लोगों ने कल प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 62 तक पढ़ा था। देन हमने 63 से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्ट किया था, और आर्टिकल नंबर 72 तक गए थे आई थिंक, है ना। हाँ, 72 तक गए थे। आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 74 से स्टार्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर 73 कहाँ पे गया, आर्टिकल नंबर 73 कहाँ उड़ गया? तो ध्यान रखना, इसमें जो आर्टिकल नंबर 73 है हमारे ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें ये लिखा है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसका क्या एक्सटेंट है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यानी कि अगर सिंपल टर्म से बोलें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ, उतना ऐसा खासा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दी आर्टिकल नंबर 74, और कहाँ तक जाएंगे? आर्टिकल नंबर 78 तक। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 78 के बाद से जो हमारा चैप्टर 2 है वो स्टार्ट हो जाता है। 79 से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पार्लियामेंट के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। संसद के बारे में कल हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट हमारा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और ठीक है, वो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 74, अनुच्छेद 74। Council of Ministers to aid and advise the President. There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his or functions, act in accordance with such advice. यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर उस मंत्री परिषद का हेड होगा यानी मुखिया होगा। क्यों? सो दैट वो एड और एडवाइस कर सकें, सलाह मशवरा दे सकें राष्ट्रपति को, जो कि उस पर्टिकुलर एडवाइस पे काम करेगा। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो आपको इससे समझना है। क्या? पहली बात तो ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उसका एक मुखिया है, कौन? प्रधानमंत्री। तो इससे एक बात ये साफ होती है कि जो प्रधानमंत्री है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ये चीज़ आपको कल भी मैंने अगर बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है।
सरकार का हेड है, और सरकार वो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस पे काम करेगा। यानी कि ये कोई मान लेते हैं मशीन है ये, ठीक है, ये मशीन तभी चलेगी जब, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये मशीन तभी चलेगी जब ये कुछ लोग हैं उस मशीन को चलाएंगे, और उनका जो मुखिया है वो ये है। तो ये मशीन जो है, जो सबसे पावरफुल मशीन है, जो देश का मुखिया है, जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ कंट्री है, वो तभी उसी एडवाइस पे, क्योंकि सारा काम उसी के नाम पे होता है। अभी हम देखेंगे, एक तो कल हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 53 पढ़ा था, कि हमने देखा था कि जहाँ पर कि ये हमने देखा था कि जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, और प्रेसिडेंट उसका हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, और प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे काम होते हैं, और वो अपना जो काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं, और वो सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑब्वियस ये बात है कि मेन पावर किसके हाथ में हुई? इस बंदे के हाथ में। यानी कि इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड बोलते हैं, और प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल या टाइटलर हेड। उस चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, रियल हेड या फिर डी फैक्टो हेड बोलते हैं इसको, ठीक है, डी फैक्टो हेड। वहीं अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, दैट इज राष्ट्रपति की, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ कंट्री होता है, एंड ही इज दी नॉमिनल और टाइटलर हेड। नॉमिनल या टाइटलर हेड का मतलब है कि वो सिर्फ नाम का हेड है, उसके पास एक्चुअल जो पावर्स हैं, रियल पावर्स, वो नहीं है। तो इसीलिए इसको हम डी ज्यूरे हेड बोलते हैं, ठीक। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, मंत्रिपरिषद से अलग नहीं है, वो उसी का पार्ट ही है। प्राइम मिनिस्टर खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है, बस फर्क इतना है कि उन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये हेड है। जैसे कि क्लास का जो मॉनिटर होता है वो क्लास का ही कोई स्टूडेंट ही तो होता है, बस वो होता है कि वो मॉनिटर होता है, हेड होता है एक तरह से। दूसरी चीज़ वो ये है कि क्या ये जो एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या वो एडवाइस बाइंडिंग होगी? इज द एडवाइस बाइंडिंग? क्या ये जो सलाह मशवरा दिया जाएगा राष्ट्रपति को, क्या ये उस पर बाध्य होगा या नहीं? आंसर ये है कि पहले तो ये बाध्य होता था पूरी तरह से, कि भाई जो अगर बोला जाएगा प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो उस एडवाइस को दोबारा भेज सके। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 1978 में, उसने क्या किया? उसने बोला कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस वंस, कैन रिटर्न द एडवाइस वंस। सिर्फ एक बार वो जो है बोल सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, लौटा सकता है, या फिर ये बोल सकता है कि भाई अपनी जो सलाह है इसको फिर से देखो, और अगर जो दोबारा इसको एडवाइस दी जाएगी उस पर उसको एक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये किया क्यों गया था? बिकॉज आपको पता होगा 1975 के टाइम पे इमरजेंसी आपातकाल लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, और ढेरों अमेंडमेंट किए गए, 42nd अमेंडमेंट और ये सारी चीज़ें, और बिना राष्ट्रपति के पूछे उछे ऐसे इमरजेंसी लगवा दी गई। तो इस वजह से 44th जब गवर्नमेंट चेंज हुई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया उन्होंने, और ये चीज़ बोली कि भाई प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस को लौटा सकता है, रिटर्न कर सकता है, लेकिन जो रिकन्सिडर्ड एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को, दोबारा आएगी, वो बाइंडिंग नेचर की होगी। तो सर हमें क्या मानना है, बाइंडिंग है नहीं है? तो इन अ नटशेल बाइंडिंग है एडवाइस, और स्पेसिफिकली मैंने बता दिया 44th अमेंडमेंट ने क्या चीज़ किया। आते हैं अगले आर्टिकल पे, अगले अनुच्छेद पे, और वो है अनुच्छेद नंबर 75, 75। तो पहला समझ गए कि जो आपका एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका कि मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री, और वो किसको एडवाइस करेंगे, किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को, और वो सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी, उसी एडवाइस पे काम करेगा। 75 में ध्यान रखिएगा टोटल 6 क्लॉजेज हैं। कितने क्लॉज हैं? 6। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और आगे 2 हैं। पहला क्लॉज बोलता है प्रधानमंत्री, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो रिसेंटली आपने देखा होगा जो हमारी 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले यहाँ पर ओथ या फिर शपथ, इनको मतलब एक तरह से शपथ ली, और इनको अपॉइंट किया गया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा,
ठीक है, लिया था। और उसके बाद बारी बारी करके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आए थे। तो ये ऑफिशियली ये माना जाता है कि भाई वो जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो कर तो प्रेसिडेंट रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की मतलब उन्होंने एडवाइस किया है प्रेसिडेंट को उन लोगों को अपॉइंट करने के लिए, तब हो रहे हैं। यानी कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपने मन से अपॉइंट कर देगा एज मिनिस्टर। अब आपको ये लगेगा कि सर जो जीत के आए हैं चुनाव, है ना, सिर्फ वही तो मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं, कोई और थोड़ी ना हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई और भी हो सकता है। जी हाँ, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, मोदी जी अगर आपको चाहें तो मिनिस्टर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। भले आपने कोई अभी चुनाव नहीं जीता है, लेकिन कैसे वो भी देखेंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और तीसरा क्लॉज क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब कल भी मैंने बताया था, लोकसभा होता है। तो दूसरा क्लॉज ये बोल रहा है कि जो, और पहला वाला क्लॉज में चलो भाई मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स हुए तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम दूसरे और तीसरे क्लॉज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दूसरा क्लॉज बोलता है कि जो मंत्री हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिपरिषद, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब ये कौन सा प्लेजर है जो प्रेसिडेंट को ये लोग देते हैं और तभी तक ऑफिस होल्ड करते हैं। आई अगेन रिपीट, द मिनिस्टर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आता है, शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटा सकता है? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक टर्म है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सिर्फ आपको यहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम अगले ही आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जब गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है वो काम अपने डिस्क्रिशन पे कर सकता है, अपने मर्जी पे कर सकता है। अब अपने मर्जी पे कर सकता है तो क्या इसका मतलब है कभी भी हटा सकता है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? ऐसा भी नहीं है। तो घुमा फिरा के ये समझ लो तुम कि संविधान की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑफिस का रिमूवल का प्रोसीजर मेंशन नहीं है। जैसे कि आपको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ दिखेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाया जाए। जैसे कि प्रेसिडेंट को लिखा था ना, कल हमने देखा था किस तरह से उसका इम्पीचमेंट होता है, किस तरह से पहले रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे, देन वहाँ पर 2/3 की जो मेंबरशिप है वो लोग साइन करेंगे, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तब जाके वो हटता है। ऐसे जजेस की बात करें तो उनका भी पूरा रिमूवल का प्रोसीजर मेंशन्ड है कि कैसे कैसे वो उनको हटाया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर प्लेजर चीज़ को मेंशन नहीं किया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर जिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ये उसके रिमूवल का प्रोसीजर नहीं मेंशन्ड है कि कैसे उसको किस तरह से हटाया जाएगा, वहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन्ड है। ध्यान रहेगी इतनी बात। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। यानी इंडिविजुअल, एकात्मक तौर पर वो राष्ट्रपति को आंसरेबल हैं। इसका भी मतलब समझ लीजिए फिर से। और क्या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ये कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कोई मंत्री है, ठीक है, और ये जो मंत्री है इसने किसी एक ऐसी चीज़ पे डिसीजन ले लिया या फिर कुछ ऐसा, मतलब इसने डिसीजन लिया जिससे कि बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जिसके बारे में नहीं पता है या फिर वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ही कैन, जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री से बोलेगा कि इसको हटाने की तैयारी कर लो, और प्रेसिडेंट उसको मतलब हटाएगा तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन वो ऑब्वियस से बात है एडवाइस लेगा प्राइम मिनिस्टर की। तो घुमा फिरा के बात यही है कि प्रेसिडेंट ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकता है अगर उसको लगा कि ये जिस मतलब इसने जो भी डिसीजन लिया है उससे पूरी काउंसिल एग्री नहीं करती है, या फिर वो खुद भी अपने आप से रिज़ाइन कर सकता है। कौन? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कई बार ऐसा हुआ भी है, जैसे अम्बेडकर जी ने एक बार रिज़ाइन कर दिया था, एक पर्टिकुलर बिल आया था, हिंदू कोड करके ऐसा कोई बिल आया था, और उससे अम्बेडकर जी एग्री नहीं कर रहे थे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो उन्होंने लिख के रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, या फिर ये कंपोनेंट है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का टू द हाउस ऑफ पीपल।
जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया अम्बेडकर जी वाला, आप इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में रख सकते हैं कि सभी जो मंत्री परिषद हैं वो एक साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल यानी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर वही है कि जैसे एक मान लेते हैं कि जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनमें से कोई एक भी है जो एग्री नहीं कर रहा है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो उसको फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सबको एक ही राह अलापना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ में कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर या फिर 2-3 जितने भी हैं वो कोई और दूसरी बात बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, ध्यान रखिएगा, इफ़ प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइंस या फिर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, इफ़ प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइंस या फिर डाइज वाइल इन ऑफिस, ठीक है, डाइज, तो उस केस में एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। यानी कि अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहा है तो उससे बाकी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, जो कि क्योंकि वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर है, तो फिर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी एक तरह से हाउस जो है लोकसभा वो डिसॉल्व हो जाता है। एंड द चौथा क्लॉज इज द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट। यानी कि ओथ दिलाने का काम या तो प्रेसिडेंट या तो जो कि मेंशन है थर्ड शेड्यूल में, आपको हमने देखा था थर्ड शेड्यूल में जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलाने का काम करता है, वो नहीं तो फिर कोई और उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई बंदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो ये क्लॉज नंबर 1 है 75 का जो क्लॉज 1 है उसके जो सब क्लॉजेज हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सब क्लॉजेज का मतलब ये है एक्चुअल में कि इनको बाद में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो 75 का जो क्लॉज 1 है इसमें सब क्लॉज ए को जोड़ा गया 91st अमेंडमेंट से, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया और इसमें क्या चीज़ जोड़ी गई, इसमें इस चीज़ को जोड़ा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब यहां पर लोकसभा, यानी कि जो मंत्री परिषद हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी टोटल जो नंबर है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 15% किसका, जो लोकसभा की मेंबरशिप है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के मान लेते हैं कि 545 मेंबर या फिर 543 है, ठीक है, तो इसका 15% निकाल लीजिए, इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों ऐड करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि जब अलायंस गठबंधन की सरकार बनती, जैसे इस बार बनी, ठीक है, तो अपीज़ करने के लिए अपीजमेंट काइंड ऑफ पॉलिसी होती है, जो होता है ना कई बार कि जो अलायंस के पार्टीज़ होती हैं वो बोलते हैं कि हमारे बंदे को मिनिस्टर बनाओ, है ना, अपने को नहीं, तो सब अपना अपना राग लापते हैं कि भाई हमें मिनिस्टरशिप चाहिए, हमें मिनिस्टर बनाओ। तो कई बार ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी है लेकिन खुद से तो सिर्फ मेजॉरिटी में नहीं आई है ना, और भी पार्टीज़ के इसने मतलब हेल्प लेके मेजॉरिटी यहाँ पर प्रूव करी है। तो जो बाकी पार्टीज़ के हैं वो इनसे प्रेशराइज़ करेंगे ना कि हमें मिनिस्टर बनाओ, हमें मिनिस्टर बनाओ, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि वो ज़्यादा मतलब इस तरह से पोस्ट्स बना देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। वैसे आपको बता दूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हमारे यहाँ पर मैंने चलो आई थिंक ऐड तो किया था, आई थिंक दूसरी वाली पीपीटी में ऐड हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो इन सबको मिला के ये जो क्लासिफिकेशन है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग ऐसे ही एक जनरल नोशन मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सच कहीं क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करना पड़ा, लिमिट करना पड़ा कि भाई ऐसा ना हो कि अपीज़ करने के चक्कर में ढेरों मिनिस्टर्स जो है बना डाले। तो 15% ऑफ लोकसभा जितना या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी इतना ही है, 15% ही, तो इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। दिल्ली के केस में ये 10% होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबके केस में नहीं, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी है हमारी उन सब के केस में 15% होता है, लेकिन दिल्ली के केस में ये 10% होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और आर्टिकल जोड़ा गया एंड दैट इज़ मतलब एक और क्लॉज ऐड किया गया 75 क्लॉज 1 में ही, एंड दैट वाज सब क्लॉज बी।
इसमें ये मेंशन किया गया कि इफ एनी, ठीक है, इफ एनी मेंबर इज डिसक्वालिफाइड, अगर उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है, डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अभी डिफेक्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं है, ठीक है, कल या परसों के लेक्चर हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। घुमा फिरा के अगर कोई मतलब अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई एक बंदा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये बहुत ही लेमैन टर्म, सिंपल टर्म से बता रहा हूँ, इसका मतलब काफ़ी ब्रॉड है डिफेक्शन का मतलब, जिसको हम कल या परसों के लेक्चर में देखेंगे। तो इफ़ एनी मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड एज अ मिनिस्टर, यानी कि वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। ये 75 क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी बोलता है। और डिफेक्शन कहाँ पर हमने पढ़ा था, किस शेड्यूल में पढ़ा था, जरा बताएंगे। इफ एनी मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर विच शेड्यूल, अंडर शेड्यूल नंबर 10। इसको हमने किस अमेंडमेंट से ऐड किया था, जरा बताएंगे कमेंट में। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से बताएंगे, किसी का यहाँ तक कोई डाउट? भानु सिंह, आज आपको वीडियो मिल जाएगा दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। आई थिंक लगा भी होगा प्रीमियर पे, आप देख सकते हैं। किसी का कोई डाउट? हाँ, 10 शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सो व्हाट इफ प्राइम मिनिस्टर डाइज वाइल इन ऑफिस, अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है ऑफिस में तो ध्यान रखना तुरंत ही, इमीडिएटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। क्या सर चुनाव होते हैं तुरंत उसके बाद? चुनाव होए ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट, और वो फिर सरकार कंटिन्यू रहती है। या फिर अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो जिसके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, जिसके पास मेजॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये केस उसमें भी लागू होगा कि अगर मान लो कि आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए और उसके तुरंत बाद किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, जैसे कि अभी चुनाव हुए थे और मान लो किसी को मेजॉरिटी ना मिलती, तो फिर क्या किया जाता? उस केस में प्रेसिडेंट, ठीक है, बोलता कि आप आपस में कोलिशन बना लो, ठीक है, जो भी गठन बनाना है अपना बना लो, और 1 महीने के अंदर भी तो हम आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब गठन करवा देते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी लोकसभा में, मेजॉरिटी आपको प्रूव करनी होगी कि हाँ आपके पास बहुमत है। ये चीज़ हो चलता है यहाँ पे। 75 क्लॉज 1B, ओके, ठीक है। नीतीश चाचा को क्यों नहीं हटाया? मिस्टर राजी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, डिटेल में जब वहाँ पर पढ़ाऊँगा तो एक मर्जर का एक्सेप्शन होता है इसी में, उसके बारे में आपको बताऊँगा वहाँ पे। क्योंकि वहाँ की जो असेंबली है वो काफ़ी छोटी है अश्विनी, इसलिए वहाँ पे 10% रखा गया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोजीशन नहीं है कहीं पे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्राइम मिनिस्टर करके कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जनरली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसे हम बोल देते हैं, है ना, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को बोलते थे, तो होता ये है कि जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर ये नहीं रहे, अगर डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो फिर उनके केस में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो इसलिए होता है, एक जनरल नोशन होता है, एज सच कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मेंशन नहीं है। क्या चीज़? 75 क्लॉज 1B। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, मिनिस्टरशिप भी उसकी चली जाएगी। अगर आपको डिफेक्शन नहीं पल्ले पड़ रहा है, या तो आपने वो शेड्यूल वाली क्लास नहीं देखी थी, और नहीं देखी तो अब कल समझ लीजिएगा, कल या परसों में मैं आपको डिफेक्शन अच्छे से पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला क्लॉज ध्यान रखना है, क्या है? अपॉइंटमेंट। दूसरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा ओथ। अभी आते हैं 5वें क्लॉज पे। A prime minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। अब इसके कई सारे मतलब हैं, कई सारे तो नहीं, लेकिन हाँ 2 मतलब है इंपॉर्टेंट। एक तो पहला मतलब जैसे भी आप समझना चाहें कि अगर 6 महीने तक कोई भी मिनिस्टर नहीं कोई भी अगर मिनिस्टर हाउस का मेंबर नहीं रहेगा लगातार 6 महीने तक, तो उसकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। अब आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं आपको दूसरे तरीके समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चुनाव नहीं भी जीते हैं और मोदी जी मान लेते हैं कि आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, मंत्री पद देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल आप मंत्री बन सकते हैं बिना किसी हाउस का मेंबर हुए,
जी हाँ, जैसे कि एस जयशंकर का जी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो अभी करंट में क्या है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। जब इनको मिनिस्टर बनाया गया था तो ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। फिर बीजेपी ने इनको राज्यसभा से मतलब बीजेपी ने गुजरात से इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया 6 महीने के अंदर। मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर ही किसी भी हाउस का मेंबर ना बन पाते, लोकसभा के तो खैर चुनाव होते हैं तभी आप लोकसभा के मेंबर बन पाते हो, बाकी राज्यसभा का भी अगर आप मेंबर ना बन पाए 6 महीने के अंदर तो आपका जो मंत्री पद है वो चला जाएगा। यानी कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। छठवां और आखिरी क्लॉज है, दी सैलरी और अलाउंस ऑफ जो मिनिस्टर है शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई लॉ डिटरमाइन। यानी कि उतना भत्ता और उतना सैलरी उनको मिलेगा जो पार्लियामेंट, जो हमारी एक तरह से जो संसद है वो डिसाइड करेगी, एज स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल। क्लियर। अभी आ जाए हम आर्टिकल नंबर 76, जो बात किसकी करता है, जो बात करता है अटॉर्नी जनरल की, यानी कि महान्यायवादी की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 ये बात करता है किसकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, यस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पीएम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यस, पीएम को किसी भी हाउस का हो सकता है। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का ही मेंबर हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। यहाँ तक क्या आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके जो मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी हो गए, ये आपके HD देवेगौड़ा हो गए। ठीक है, HD देवेगौड़ा हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, ये सब लोग ये राज्यसभा के मेंबर थे। वैसे यूजुअली तो लोकसभा का ही मेंबर होता है जो प्रधानमंत्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अभी हम देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव एक पारित होता है। अभी जानबूझ के मैंने यहाँ पर आपको 75 क्लॉज 3 में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में नहीं बताया, जिसको अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, और वो तभी पास हो पाएगा जब इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुमत नहीं है, तो आपको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो वो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री यूजुअली लोकसभा का मेंबर होता है, क्योंकि अगर राज्यसभा का मेंबर होगा तो फिर वोटिंग नहीं कर पाएगा नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे वो, और वो क्यों नहीं कर पाएगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, बाकी लोग लोकसभा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं और बाकी लोग भी लोकसभा के ही मेंबर रहे थे। अभी हम आते हैं महान्यायवादी पे। है कौन? तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, यानी कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? जो अटॉर्नी जनरल होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। एक तरह से अगर हम बोलें तो ये लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को में क्या है, द प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court to be Attorney General of India। यानी कि पहली बात तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जिस तरह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। और किसको अपॉइंट करेगा? मतलब ऐसे किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट शुड बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। दूसरे क्लॉज में ड्यूटी लिखी हुई है कि इसकी ड्यूटी होती है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एज गवर्नमेंट में आस्क फ्रॉम हिम। तो लीगल मैटर्स, जो विधिक मामले हैं, उसमें एडवाइस देने का काम जो होता है वो होता है किसका? इसका अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्लॉज है
अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट, और एक चीज़ कि नोट्स में जो लोग नोट्स अपने सामने खोल रखे होंगे तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये चीज़ ना लिखी हो, बिकॉज इसको मैंने पिछली बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला पूरा चैप्टर है वहाँ पर इसको अलग से करवाया था, ठीक है, जो कि अभी मैं यहीं पे करवा रहा हूँ। तो अटॉर्नी जनरल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तीसरा क्लॉज ये बोलता है कि इसके पास राइट ऑफ ऑडियंस है, यानी कि ये किसी भी कोर्ट में खुद को मतलब खुद को इन द सेंस खुद को एज इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है इन एनी कोर्ट और इन ऑल द कोर्ट इन द टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और चौथा और आखिरी क्लॉज है, दैट इज अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। और कितना भत्ता मिलेगा? जितना राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 5 साल तक रहेगा या फिर 65 साल की उम्र तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यूजुअली होता ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है नहीं तो वो अपने मन मुताबिक जो उनको अच्छा लगता है अटॉर्नी जनरल उसको चुन लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को आएगी यूपीए गवर्नमेंट, मान लेते हैं कांग्रेस आ जाती है, तो वो जनरली क्या करेगी, अपने मनपसंद का अटॉर्नी जनरल से नहीं, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई क्या अगर नई गवर्नमेंट आती है तो क्या पुरानी गवर्नमेंट के साथ इसको अटॉर्नी जनरल को भी रिज़ाइन करना पड़ता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मेंशन है कि भाई पुरानी गवर्नमेंट चली गई तो उसको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? अब यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, एंड दैट इज़ कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, देश के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, देश के करंट अटॉर्नी जनरल कौन है, और ये सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ये काइंड ऑफ सेकेंडरी लॉ ऑफिसर्स होते हैं। सेकेंडरी लॉ ऑफिसर्स होते हैं कंट्री के, जो असिस्ट करते हैं, असिस्ट अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी को असिस्ट करने का, उसकी सहायता करने का काम होता है सॉलिसिटर जनरल का। बट दे आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। संविधान में कहीं पे भी इनके बारे में मेंशन्ड नहीं है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे कंट्री के? ये थे आपके एमसी सेतलवाद, एमसी सेतलवाद। और करंट में कौन है? करंट में है आर वेंकट रमनी। क्लियर? और जो एमसी सेतलवाद थे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, जो कि हमारे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे ये। और करंट में वॉइस अटक रही है, साउंड बफरिंग कर रहा है, एक सेकंड रुकना। अभी प्रॉपर है क्या? बुक में नहीं है आर्टिकल 76? मतलब क्या बार बार चीज़ों को रिपीट करवाने का क्या शौक है क्या तुम लोगों को है? अभी बता रहे हैं कि वो बुक में नहीं है क्योंकि वो आगे लिखा हुआ है, लेकिन ना फिर तो कमेंट तो कर दें एक बार। या तो अभी तक तुम सो रहे थे, अभी आए हो क्लास में, है ना? नाउ इज़ क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार अभी कंप्लीट होने देते हैं, फिर इसको रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एडवोकेट जनरल कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। जैसे कि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वकील होता है, जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे केसेस और सारी चीज़ें लड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा सारी कोर्ट्स में। उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट हैं, इनका खुद का एक एडवोकेट जनरल होता है। सर अभी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, ठीक है, तुषार मेहता। बाकी ये तो पूछता नहीं है शायद, लेकिन अगर पूछ ले तो तुषार मेहता है, ठीक है। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है। क्या ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में है?
165 अनुच्छेद नंबर 165 में। अब क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा तो लगे हाथ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ ये भी यहाँ पे लगे हाथ बता दी कि भाई जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है वो आर्टिकल नंबर 165 में है, और आपको ये पार्ट नंबर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो हम पार्ट 5 के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बता मैंने अभी इसलिए दिया क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस इसलिए। बाकी तो वहाँ पर भी एक बार मैं आपको अभी बताऊँगा कि किस तरह से सारे आर्टिकल्स आपको जो पार्ट 6 के हैं वो याद करने हैं, वो आसानी से याद हो जाएंगे, आपको उसको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे, जैसे 165 की अगर बात करें तो इसका पहला क्लॉज क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा था, अपॉइंट कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट। यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पर अपॉइंट करेगा गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और यहाँ पर क्या लिखा था, हु शैल बी मतलब हु शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा, सिंपल, शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सिंपल। ठीक है, दूसरे वाले में क्या लिखा होगा, ड्यूटी लिखी होगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि ड्यूटी क्या होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करना है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस करना है। ठीक है, और ये वाला जो क्लॉज है ना वो वहाँ पे नहीं है कि ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, क्योंकि वो तो उस पर्टिकुलर स्टेट का है ना। अब भाई अटॉर्नी जनरल तो पूरे देश के हैं, तो किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट कहीं पे भी जा सकते हैं पूरे देश में, लेकिन वो एडवोकेट तो वहीं पे ही एक तरह से वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही असाइन होगा, तो इसलिए तीसरा क्लॉज इसमें नहीं है। मतलब तीसरा क्लॉज है लेकिन तीसरा क्लॉज वाली चीज़ अटॉर्नी जनरल वाली नहीं है, इसका तीसरा क्लॉज में वो आखिरी जो फोर्थ क्लॉज में इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ है कि ये प्लेजर ऑफ गवर्नर तक ऑफिस में रहेगा। ठीक है, प्लेजर ऑफ गवर्नर तक ऑफिस में रहेगा। ठीक है ना, अरे यार ये चीज़ें मैंने ऐड करी थी इसमें, रुक जाना। ठीक है, थोड़ा सा अभी आई थिंक वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, रिगार्डिंग दी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो ये है अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग। ठीक है, ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, जो महान्यायवादी होता है, वो फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार गवर्नमेंट के लिए उसने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके बाद वो कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जैसे होता है ना कि अगर जैसे CJI हैं अभी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी रिटायर हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फुल टाइम काउंसिल थे गवर्नमेंट के। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, वो फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है गवर्नमेंट का। एंड दूसरी चीज़, वही सेम चीज़ उसी से रिलेटेड है, दैट इज़ ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। एक बार वो ऑफिस से हटते हैं अटॉर्नी जनरल के, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस
कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, कि सरकार का जो बिजनेस है, धंधा, वो किसके नाम पे चलता है। तो ध्यान रखना, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, जितना भी कार्यपालिका का जो भी काम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा। एंड द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। और वो किस तरह से किया जाएगा, राष्ट्रपति उसको लेकर नियम बना सकता है और उस पर्टिकुलर बिजनेस को मिनिस्टर्स के बीच में एलोकेट कर सकता है। सिंपल। तो आर्टिकल 77 जैसे ही है, आपको बिजनेस ध्यान रखना है। क्या? बिजनेस। 78 आखिरी हमारा आर्टिकल है, आखिरी अनुच्छेद है, दैट टॉक्स अबाउट इट द ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 किसकी बात करता है? प्रधानमंत्री की ड्यूटी के बारे में। और ये क्या ड्यूटी है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन। यानी कि राष्ट्रपति को वो एक हर चीज़ बताना जिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया है। टू फर्निश एन इंफॉर्मेशन relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for। वो सारी इंफॉर्मेशन प्रशासन से जुड़ी बताना जो संघ के प्रशासन से जुड़ी हुई है, और कोई जैसे फॉर एग्जांपल नया बिल आता है पार्लियामेंट में, कोई लेजिस्लेशन से कोई भी जो चीज़ जुड़ी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को बतानी है। किसको? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। तीसरा, इफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। किसी मैटर पे एक मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया, लेकिन बाकी के जो मंत्री हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उस चीज़ के संबंध में राष्ट्रपति बोल सकता है कि आप कंसिडरेशन कुछ मतलब डिपॉजिट करो हमारे, डिपॉजिट इन द सेंस कि हमें बताओ उसके बारे में क्या चीज़ पे डिसीजन लिया उस मिनिस्टर ने, और वो क्यों बाकी लोगों को नहीं पता है, और उस चीज़ को बाकी लोगों से कम्युनिकेट करो जो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। तो ये तीनों क्लॉज ध्यान में रखिएगा, कई बार थोड़ा सा क्लॉज में पूछ लेता है, लेकिन इन अ नटशेल बात यह है कि 78 में ड्यूटी लिखी हुई प्राइम मिनिस्टर की कि प्रधानमंत्री के काम क्या हैं। तो प्रधानमंत्री का काम ये है कि वो राष्ट्रपति को सारे डिसीजंस के बारे में बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर यह है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो राष्ट्रपति मांग सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री से। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी एक मिनिस्टर ने किसी चीज़ पर डिसीजन लिया है जिसके बारे में बाकी के मिनिस्टर्स को नहीं पता है, तो वो बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। नाउ लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन होता है? तो ध्यान रखना, लिंच पिन ऑफ जो गवर्नमेंट होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को ही लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और ऐसा किसने बोला था? इसने बोला था, ये किसने बोला था? ऐसा बोला था प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ही इज़ द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। अब लिंच पिन का मतलब क्या है? तो अभी हमने देखा, जो पिछला वाला आर्टिकल देखा 78, कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एज अ लिंकेज एक्ट कर रहा है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। कि किसी चीज़ पे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया और प्रेसिडेंट को नहीं पता है, तो वो राष्ट्रपति को बताने का काम प्रधानमंत्री का होता है सारा कुछ। तो काइंड ऑफ लाइसन के तौर पे एक्ट करता है जो हमारा प्रधानमंत्री है। लाइसन इन द सेंस कि एज अ काइंड ऑफ लिंकेज के तौर पे, और वो सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ी हुई हैं या फिर लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना टू द प्रेसिडेंट, तो प्रधानमंत्री का काम होता है। इसीलिए नेहरू जी ने बोला उनको लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट इस प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, कि किस तरह से वो लिंच पिन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, लिंक के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ चीज़ें। दैट द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होती है, जैसे इस बार क्या हुआ था, अकेले बीजेपी की तो मेजॉरिटी मिली नहीं थी, अकेले बीजेपी की तो मेजॉरिटी मिली नहीं थी ना। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार जी की पार्टी का सहारा लिया, है ना, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी का सहारा लिया। तो इन सब लोगों की जब पार्टी का सहारा लिया, ठीक है, चिराग पासवान की पार्टी का सहारा लिया, तो तब इनको मेजॉरिटी जो है ये बना पाए, बहुमत बना पाए। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, क्योंकि ये लीडर थे उस मेजॉरिटी पार्टी के। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ध्यान रखना, कोई फिक्स्ड नहीं होता है। एंड ही और शी शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दिस डज नॉट मीन कि प्रेसिडेंट कभी भी हटा देगा, वो मैंने आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। सैलरी जो अलाउंस होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। पावर क्या, और क्या पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के,
कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि वो समन कर दे और प्रोरोग कर दे हाउस को। मुझे पता है कि आपको अभी नहीं पता है, ये हम कल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्या समन क्या प्रोरोग होता है, लेकिन ये समन प्रोरोग राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के नाम पे। ही और शी कैन रिकमेंड डिजोल्यूशन, ये भी अभी आपको नहीं पता डिजोल्यूशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कल तक समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ही और शी अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि जो हाउस होता है वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताने का काम प्रधानमंत्री का ही होता है। ही और शी रिकमेंड्स पर्सनस हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। तो हमने ये आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 में देखा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये पोर्टफोलियो को एलोकेट और शफल रिशफल करता है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, तो यहीं पे लगे हाथ में आपको ये इनके बारे में बता देता हूँ, जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कहाँ गया यार, ये मैं बार बार लगाता हूँ ये। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे मिनिस्टर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो होते हैं, ऐसे मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे कि आपका डिफेंस मिनिस्टर हो गया हमारे, है ना, डिफेंस जो रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि वित्त मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है। तो ये सब क्या है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं हम, कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं वो असिस्ट करते हैं। ठीक है, दे असिस्ट किसको, यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कि उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ भी अटैच कर दिया जाए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ये या तो एक कोई बहुत ही छोटी, ठीक है, स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री को देख रहे होंगे, या फिर किसी डिपार्टमेंट, एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इनके अंडर में दे दिया गया होगा। अब कोई जब मिनिस्ट्री होती है तो उसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट इनको दिया जा सकता है। या फिर अगर कोई बहुत छोटी सी कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो वो उनको दी जा सकती है और उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। और ये डिप्टी मिनिस्टर का काम सिर्फ असिस्ट करने का होता है। जो कैबिनेट मीटिंग होती हैं उनमें कैबिनेट मिनिस्टर लोग जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लोग नहीं जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, यहीं पे ही एक शैडो कैबिनेट करके टर्म हो सकता है, कहीं आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं, मैं आपको बता दूँ, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर तो चलो मेंशन है भी, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, लेकिन इस तरह का क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, इस तरह का क्लासिफिकेशन कहीं मेंशन नहीं है। और इस शैडो कैबिनेट भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एक तो शैडो कैबिनेट ध्यान रखना, और एक किचन कैबिनेट होता है। ठीक है, किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि कैबिनेट के अंदर कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कैबिनेट के अंदर ही बहुत जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री के खास हैं, जैसे कि अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है, और मान लेते हैं निर्मला सीतारमन हो गई। तो ये जो 5-6 लोग हैं ये किचन कैबिनेट बना देते हैं। मतलब इन दी सेंस कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं, बस ऐसे ही टर्म्स चलते रहते हैं, पूछेगा भी नहीं कभी आपसे पेपर में, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे उल्टा पूछ लोगे अभी कि सर ये क्या है, या फिर कभी हो सकता है आप सुनो किसी ने दोस्त ने आपसे पूछ लिया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर भी जो बहुत ही खास लोग होते हैं प्रधानमंत्री के, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मोदी जी के खास नितिन गडकरी नहीं है, भले कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेकिन खास नहीं है, तो किचन कैबिनेट में नहीं होंगे। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मान लो कल को बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहती, इंडिया गवर्नमेंट, तो कल को यूपीए गवर्नमेंट रहती है, तो कौन मोदी जी की जगह कौन लेगा, अमित शाह की जगह कौन लेगा, यानी होम मिनिस्टर कौन बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह की जगह कौन लेगा, तो वो सारे लोगों को एक शैडो कैबिनेट बोल देते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, है ना, खड़गे जी होम मिनिस्टर बन गए, तो ये सब लोग क्या ही शैडो कैबिनेट इनको बोल देंगे हम लोग कि भाई ये जब ये अगर गवर्नमेंट गिरी तो ये कैबिनेट जब आएगी तो इसमें ये पोर्टफोलियो होल्ड करेंगे बस। ठीक है, सच कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं, तो ज़्यादा लोड मत लेना इस चीज़ का। ठीक है, चलो बाकी तो ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम और हर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यानी कि अगर मान लो नितिन गडकरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला गडकरी जी को और उन्होंने नहीं किया, तो उनको बोल सकते हैं कि भाई रिज़ाइन कर दो आप, या फिर राष्ट्रपति को बोलेंगे हटा दो इसको, राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। और उनके हटने से कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं हुई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी गिरेगी, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी रिज़ाइन करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद रिज़ाइन करेगा।
ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस, ठीक है. ही और शी गाइड्स और डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर. ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस. यानी इसने अगर रिज़ाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है गिर जाएगी, ठीक है. अब हम करेंगे MCQs. किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कुछ क्वेरी? सर प्लीज़ सुबह 8 बजे क्लास लीजिए. हाँ, रॉन जी बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल. सर ड्रीम में सरकार बनेगी कांग्रेस की, अच्छा. लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, काउंसिल के मेंबर और काउंसिल, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन है? कन्फ्यूजन है थोड़ा सा. जब पपलू जी पूरा ख़त्म हो जाएगा तब कन्फ्यूज़न अपने आप हट जाएगा. अभी ना तो लोकसभा पढ़ाया है, ना तो राज्यसभा पढ़ाया है आपको, ना लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ाया, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ाया है. तो मैं कहाँ से आपका डाउट क्लियर कर दूँ? अभी तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाया है, ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, ठीक है. माइंड टॉक नाउ सर इफ यू वांट टू, तो भाई मैसेज कर देना माइंड टॉक नाउ जी. हम आपको नंबर दिए दे रहे हैं, इस नंबर पे आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. जो क्वेरी नंबर है, मैं आपको नंबर एक सेकंड बता देता हूँ, ठीक है. नंबर है, तब तक क्वेश्चन अटेंड करेंगे सभी लोग. नंबर है 9235798380, ठीक है. और अपना जो वर्क है उसको सेंड करिएगा. ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, सकते से नहीं, बना के भेजना, ठीक है. उसी बेसिस पे देखेंगे तभी, ठीक है. तो 9235798380, ठीक है. अगेन भेजना, ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं, सकते नहीं. 75(1)(a) फिर से बता दीजिए प्लीज़. ओके कृष्णा जी. 75(1)(a) का मतलब ये है कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक लिमिट लगाई गई है. प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है. सबको खुश करने के लिए ऐसा नहीं है कि बना डाले सबको मंत्री, सबको. अच्छा तुमको मंत्री बनना, इधर आओ, लो तुम ये पोर्टफोलियो ले लो. तुमको मंत्री बनना है, लो तुम ये घास का मंत्रालय बना दिए हैं कुछ. तो इस तरह से n नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं. एक लिमिट होती है एंड दैट लिमिट इज़ 15% ऑफ लोकसभा. जो लोअर हाउस है उसका 15%, ठीक है. तो मान लेते हैं 5, मान लो 550 मान लो, ठीक है. तो यहाँ से ये कटा, कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आ जाएगा आपका 3/2 ऑफ 55. दैट मीन्स कि लगभग वही 84-85. तो एक लिमिट है, ठीक है. लिमिट रख दिया गया यहाँ पे. चलो, तो नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. कौन सा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल पार्ट है पार्लियामेंट का. रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को. रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट. अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट. बिल्कुल गलत है. हमने देखा था 75 का कौन सा क्लॉज था? क्लॉज 1 किसकी बात कर रहा था? अपॉइंटमेंट की. क्लॉज 2 किसकी बात कर रहा था? ठीक है, अपॉइंटमेंट की. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. चौथा बात कर रहा था किसकी? चौथा बात कर रहा था कि ओथ की इनकी, ठीक है. और पांचवा बात कर रहा था कि कोई भी मेंबर हो सकता है बिना किसी, मतलब कोई मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए. कब तक? कब तक हो सकता है? मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है, ठीक है. उसके अंदर अंदर उसको लेना पड़ेगा किसी हाउस की मेंबरशिप को. Which of the following article of the Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India? Requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India. आंसर 78. सिंपल. ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको लिंकेज वाली बात बताई थी. 75 क्या है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन सच एडवाइस. 75 में जो 6 क्लॉज होते हैं वो हमने देखे. देन 81 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, कल पढ़ेंगे. और कल की क्लास में फिर से बता दूं, प्लीज़ मिस मत करिएगा जो मैंने आपको ये क्लासें बोली हैं. इसी वजह से आज मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ. कल से पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे और कल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी. सेशन, प्रोरोग, ये सब जो चीज़ें हैं वो कल ही आएंगी. तो प्लीज़
मेरी बात मानिएगा, मेरी अब रिक्वेस्ट मान लीजिए जो भी, कि अगली जो 2 क्लासेस हैं, 2 से 3 क्लासेस, उसको मिस मत करिएगा। पॉलिटी आपकी ख़त्म है बस, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्लीज़। विपिन जी ये क्या मतलब प्लीज़ है भाई? आप क्लास में लेट आओगे ना तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। Which of the following statement with regard to the Attorney General of India as per Article 76 is not correct? Attorney General of India is appointed by Chief Justice of India. यही गलत है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बाकी सब सही होंगे। Shall be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court, ठीक है। He has right to audience in all court. Shall hold office during the pleasure of President of India. ये कौन सा क्लॉज है? 76 का, ये क्लॉज 4 है, ठीक है। ड्यूटी किस में दी हुई है? 76 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है। ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स है, ठीक है। ये 76 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। ये क्लॉज 3 में कि राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट होता है, ठीक है भाई। प्लेजर का मतलब होता है कि सिंपल समझ लो, उनका प्लेजर, उनका ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई तुमको राष्ट्रपति को प्लेजर देते रहना है टाइम टाइम पे, नहीं तो तुमको प्रेसिडेंट हटा देगा। जिनका रिमूवल का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में मैंशनड नहीं है, जिसका भी मैंशनड है, जज ऑफ हाई कोर्ट ले लो, वहाँ आपको प्लेजर देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल, क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूजन होता है। आप कहीं पे जाओगे प्लेजर कि भाई ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे लिखा होगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करता है, अपने मन मर्जी पे एक्ट करता है। लेकिन वहीं अगली लाइन लिखी रहेगी, लेकिन बट करके, लेकिन दैट डजेंट मीन कि प्राइम मिनिस्टर कैन एक्ट ऑन हिज ओन एंड कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भैया मतलब क्या हुआ? अभी तो तुम ऊपर बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकता है, अपने मन से काम कर सकता है, और फिर तुम बोलो लेकिन अपने मन से काम नहीं कर सकता। गजब का कंट्राडिक्शन है ये तो घुमा फिरा के तुम, इसीलिए मेरी बात तुम समझो कि जिसका भी रिमूवल का प्रोसीजर नहीं है मैंशनड कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कभी मतलब तुमसे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मतलब डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी। अबाउट नॉट करेक्ट, मतलब अटॉर्नी जनरल, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, गलत है। इन ऑल द कोर्ट है, यही तो हमारा 76 का कौन सा क्लॉज बोलता है? 3rd। उतना पैसा मिलेगा जितना राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अरे यार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे देखो मैंने दूसरी स्लाइड आई थिंक बना रखी थी और उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है। ये भी मुझे आपको पढ़ानी है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो हमारे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या क्या तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है कंट्री के? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो ध्यान रखिएगा कौन रहे हैं? नेहरू चचा अभी तक हैं, ठीक है। जो हमारे देश के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं टिल डेट। जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे। कितने साल तक? 16 साल और 286 दिन तक ये रहे हैं, ठीक है। मोदी जी अगर अपना जब तीसरा टर्म कंप्लीट कर लेंगे तब वो 15 साल उनके पूरे होंगे, तब भी वो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब वो इसके बाद फिर से मतलब अपना टर्म ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि बीच में ही उनका टर्म चला जाए, यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उनकी सरकार गिर जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीपी सिंह को ले लीजिए, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, ठीक है। वीपी सिंह हो गए, HD देवेगौड़ा हो गए, ठीक है। HD देवेगौड़ा हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। ये जितने लोग हैं इन सब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुआ है और इनकी सरकार गिरी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बहुत पारित हुए हैं। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ ही आया था, JB कृपलानी लाए थे 1963 में, लेकिन सरकार नहीं गिरी थी क्योंकि वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन VP सिंह हो गए, HD देवगौड़ा हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तो ऐसा था कि 1996 में 1996 में 13 दिन ही हुए थे और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया था और ये इनकी सरकार गिर गई थी। 1998 में फिर में ये रिलेक्ट हो गया और फिर 13 महीने में, 13 से इनका बड़ा 13 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था इनका, ठीक है। तो 13 महीने में इनकी सरकार गिर गई, पहली बार 13 दिन में, फिर 13 महीने में इनकी सरकार गिर गई थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ और शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ चौधरी चरण सिंह को ले लीजिए, ये 170 दिन तक रहे हैं, मात्र 170 डेज तक। चंद्रशेखर जी को ले लीजिए, ठीक है। चंद्रशेखर ये 7 महीने तक रहे, 7 मंथ्स, ठीक है, 7 मंथ्स तक रहे। VP सिंह की अगर बात करेंगे ये 11 महीने रहे,
ठीक है। एच डी देवेगौड़ा की अगर बात करेंगे 10 महीने रहे ये, तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सर्विंग में रहे हैं। जैसे कि हमारे चौधरी चरण सिंह सिर्फ 170 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन, फिर एक बार 13 महीने। तो ये लिस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कौन किसके बाद कैसे क्या आया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 साल तो सर इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होकर ही आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित नहीं हुआ था। इनकी खुद की जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसी में ही स्ट्राइफ, इंटरनल स्ट्राइफ हो गए थे, जिसकी वजह से चरण सिंह को, जो चौधरी चरण सिंह को बना दिया गया था। ऐसा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ पारित नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 5 साल क्यों पूरे नहीं हो पाए, यहाँ क्यों 5 साल पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि इन लोगों की डेथ हो गई थी वाइल बीइंग इन ऑफिस। ठीक है, तो शास्त्री जी की डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी ऑफिस में रहते हुए, इनकी भी डेथ हुई थी ऑफिस में ही रहते हुए, नेहरू जी की भी हुई थी, और राजीव गांधी जी की भी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई थी वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल इन इंडिया। ही और शी इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हमने पढ़ा है। ही और शी हैज़ द राइट टू स्पीक। ये चीज़ हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। हम आगे जब आर्टिकल नंबर 88 में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ही और शी इज़ अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी मैंने बताया था ये गलत है। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही होंगे, सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही होंगे यहाँ पे। 7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जितने स्टेटमेंट आपको 2 दिए हैं, इनको कंसिडर करना है, बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, द ड्यूटीज़ ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ लीगल करेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रेफर्ड और असाइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसका काम ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करे, जो काम उसको प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। सही है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री who assists the Attorney General and is himself assisted by several additional Solicitor General of India। ये भी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 होगा। मैंने आपको बताया था सोलिसिटर जनरल नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो ये मत सोचिएगा कि ये भी आर्टिकल नंबर 76 में मैंशनड है। ठीक है, ये आर्टिकल 76 में मैंशनड नहीं है, ये सिर्फ असिस्ट करता है। ठीक है, चलो तो अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं जो आपके एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 75, 62, 71 या फिर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 75 का जो क्लॉज 1 है वो बोलता है। 62 क्या बोलता है, 71 क्या बोलता है, एंड 66 क्या बोलता है। तो 62 क्या बोलता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। ठीक है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसका। ठीक है, देन अगर हम बात करें 66 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंशनड है, इसके इलेक्शन के बारे में मैंशनड है कि इसका इलेक्शन कैसे क्या होगा, और साथ ही साथ इसके क्वालिफिकेशन के बारे में मैंशनड है कि कैसा क्या होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है 71 में कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का डिस्प्यूट है वो सिर्फ कौन देखेगा, वो सिर्फ देखेगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि यहाँ पर उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर कैसे ली जाती है मेंबरशिप राज्यसभा लोकसभा की, मिनिस्टर अगर बन गए तो। शशि जी, मिनिस्टरशिप ऐसे कोई ऐसा नहीं होता कि मिनिस्टरशिप दे दो। अब जैसे कि चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा में तो आपको चुनाव में लड़ना पड़ेगा तभी आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, चुनाव जीतना पड़ेगा। राज्यसभा में ऐसा होता है कि राज्यसभा में 2 तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट होके आ जाइए, उस पर्टिकुलर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, वो आपको चुन के भेजते हैं। जैसे गुजरात की विधानसभा में ऑब्वियस से बात है बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, तो वो जिसको चाहेंगे भेज देंगे। तो उन्होंने किसको भेज दिया, एस जयशंकर को।
या फिर जैसे कि मान लेते हैं सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेट भी होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करता है कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट में। तो जैसे सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि उनको मिनिस्टर बनाना होता मोदी सरकार को तो बना सकते थे, देन उनको नॉमिनेट कर दिया गया अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनेट भी किया जा सकता है आपको। तो इस तरह से मेंबरशिप ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फॉलोइंग, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। कौन सा बोलता है ये? 74, आर्टिकल 74, ठीक है। देयर शैल बी अ डैश विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। इसी बार सीपीयू के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। 75 का कौन सा क्लॉज है? 75 का क्लॉज नंबर 3 है। क्लॉज नंबर 1 में अपॉइंटमेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में है? 3 में है, ठीक है। फिफ्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन पीएम एंड प्रेसिडेंट। पीएम और प्रेसिडेंट की रिलेशनशिप के बारे में किस में दिया हुआ है? सर जी हमको सुन लो, ज्योग्राफी का वन शॉट करा दो। किस खुशी में? ज्योग्राफी का वन शॉट दो मैंने करवा रखे हैं, देख लो उनमें से किसी को, क्या दिक्कत है उसमें? किस एग्ज़ाम के लिए? CPO 23। तो सही आंसर क्या होगा? 75। आर्टिकल 75 में रिलेशनशिप लिखी हुई कि कौन अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। सिक्स्थ, विच द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी संसदीय जो हमारी सरकार होती, प्रणाली होती, उसके फीचर्स क्या होते हैं? तो एक फ़ीचर तो ये होता है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, ठीक है, ठीक है, निचले सदन को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल और डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं, सही है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द टाइटलर हेड, नो। प्रेसिडेंट ही हमारा नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड होता है, ठीक है, तो दूसरा वाला नहीं होगा यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? अगर दूसरे को आपने एलिमिनेट कर दिया था तो अपने आप आंसर आ गया, चाहे भले आपको ये नहीं पता है कि तीसरा और चौथा में कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सही है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सही है बिल्कुल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे कम समय तक रहे थे इनमें कौन? गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन तक रहे थे। फिर चौधरी चरण सिंह 170 दिन तक रहे थे, ठीक है, ये 13 दिन तक रहे थे। बात अगर करें चंद्रशेखर की तो ये 7 महीने तक रहे थे। चलिए अगला आर्टिकल है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड दैट इज, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल नंबर 77 किससे डील करता है? तो हमने देखा था आर्टिकल 77 किसकी बात करता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में लिखा, जल्दी से बताएंगे। इसके बारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने कल देखे थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। सर इस तरह से आर्टिकल 77 में किस में? क्वेश्चन नंबर, द प्रेसिडेंट इज द हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द टाइटलर हेड। तो टाइटलर हेड का ही मतलब होता है नॉमिनल हेड, ठीक है, कल भी बताए थे, आज भी बताए, ठीक है। टाइटलर का मतलब ही नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है डी ज्यूरे हेड, ठीक है, डी ज्यूरे हेड। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल या फिर डी फैक्टो हेड होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलो, तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में लिखी हुई है? ये आर्टिकल नंबर 69 में लिखी हुई है, अनुच्छेद नंबर 69 में। और टर्म किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 67 में, 67 में। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, येस, ही इज़ द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल ये चीज़ बोलता है? He recommends the name of persons who can be appointed by the president. Article number 74. He and his ministers are collectively responsible to the upper house. गलत है, क्या था? लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये कलेक्टिवली। आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज नंबर 3, ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 78 लिखा हुआ है ये। 10th, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरह से मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी से थे
तो उनके अंदर ही इंटरनल स्ट्राइफ हो गए थे और उसकी वजह से चौधरी चरण सिंह जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर डी। विच इज द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1978। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1978 में पहले आपके मोरारजी देसाई ही बने थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि जो, एक सेकंड रुकिएगा, 7 8। चलो, तो लाल बहादुर शास्त्री सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई 1984 ये सब तो हटा ही सकते हैं, इस टाइम पे तो जनता गवर्नमेंट थी और हमें पता है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। तो आंसर क्या होगा, 1964 से 66 तक थे ये, ऑप्शन नंबर डी। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सभी को पता है, नेहरू जी थे, ठीक है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब कौन था, तो ये भी हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर बात करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर इनमें से चंद्रशेखर 7 महीने थे, वीपी सिंह 11 महीने थे, एचडी देवगौड़ा 10 महीने थे, ठीक है। आई के गुजराल कितने दिन थे एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। आई के गुजराल एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा। तो देखो ये बात तो तय है कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो आंसर होने से रहे, ठीक है। ए और बी तो आंसर होने से रहे, आंसर इसका मेरे हिसाब से चंद्रशेखर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टेस्ट टेन्योर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से तो चंद्रशेखर ही होगा, 7 महीने, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979। तो किसने मोरारजी देसाई जी को रिप्लेस किया एज द प्राइम मिनिस्टर, तो चौधरी हु रिप्लेस दी मोरारजी देसाई, ठीक है। तो हमने देखा तो था अभी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आई थिंक कितने क्वेश्चन बाकी हैं, 8 बाकी है, ठीक है। 20 तक लगा लें क्या, चलो 20 तक लगा लेते हैं, फिर 4 क्वेश्चन आप। नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यस। ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, यस। ही कैन ही इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। ही कैन बी रिमूव्ड इफ अ नो कॉन्फिडेंस बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, गलत है ये, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है विश्वास प्रस्ताव दोनों हाउसेज में नहीं आता है, ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, तो तीसरा वाला गलत होगा। हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इस चीज़ को, संसदीय प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूके की जो गवर्नमेंट है, यूके से हमने इसको चीज़ को लिया, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सही आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। टू हुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक तौर से किसको उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोअर हाउस को जो है उत्तरदायी होते हैं, दैट इज़ लोकसभा को। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज CPO 2024। तो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ, ओके 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 ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, पार्ट 6 में आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। पार्ट 6 में इस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्टेट वाला तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक इतने क्वेश्चन तो आप अभी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ है वो, तो साइज़ एक्सीड नहीं करना चाहिए 15% से, ठीक है। क्या सही आंसर होगा, 15%, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए, तो लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। बाकी आज का लेक्चर तो काफ़ी शॉर्ट था, है ना, काफ़ी छोटा लेक्चर था आज का उस हिसाब से। बाकी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, सेशंस और ये डिफेक्शन सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इतनी जल्दी, हाँ, जल्दी हो जाए तो भी दिक्कत, लेट हो तो भी दिक्कत, है ना। और आज आई थिंक कंप्यूटर का 1 शॉट शेड्यूल्ड है क्या।
एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। कंप्यूटर का वन शॉट शेड्यूल्ड है, ठीक है, थ्रू PYQ। अच्छा कल है, कल 8 बजे, ओके। कल 8 बजे से है कंप्यूटर का वन शॉट। सर या नाटा लो चेंज करता था पार्टी वो खा हा है। कहाँ की भाषा लिख रहे हो भैया हैं? स्टेनो के लिए आज आ जाएगा वीडियो, ठीक है, आज वीडियो मिल जाएगा आपको स्टेनो के लिए आज। सर क्या बाइंडिंग, क्या बाइंडिंग मीनिंग बोलो सर, राजू बोल दें, डरोगे तो नहीं। बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्य है, मानना पड़ेगा उस एडवाइस को। बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्य, मानना पड़ेगा। क्या लिख रहे हो भाई, नाटा लोग चेंज करता हा पार्टी वो खा हा, क्या है ये? क्या समझूँ मैं इससे, क्यों? सर मोटिवेशन चाहिए आदर्श चौहान। अच्छा मोटिवेशन चाहिए, क्या कितने किलो चाहिए था जल्दी से बताओ। अच्छा कल अपनी परसों की कल यहाँ परसों क्लास लिया था रेलवे वाला, जब PYQ सीरीज़ होता है तो उसमें एक स्टूडेंट 100 रुपये के सुपर चैट करके बोल रहे हैं भाई साहब कि थोड़ा सा सर बेइज्जती कर दीजिए, मोटिवेशन मिल जाएगा। ज़्यादा बेइज्जती कर दी तो बोलने लगे सर 100 रुपये के हिसाब से ज़्यादा बेइज्जती हो गई। नेक रोटेशन, आविक जी थैंक यू। आर्टिकल्स के लिए क्या ना, बार बार आप रिपीटेडली क्वेश्चंस करेंगे तो वो धीरे धीरे वो भी आने लगेंगे। अभिनव शर्मा 7th में डाउट है। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वाजपेयी जी थे, ठीक है, 13 दिन तक सरकार रही थी, तो उनके बाद होंगे आपके चौधरी चरण सिंह। सर नोटबंदी के टाइम तो नहीं बताया था सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसने बोल दिया मन तुमको, मतलब ठीक है नहीं बताया था तो वो मोदी जी वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया तुमको नहीं बताया था? मोदी जी ने बताया था क्या कि हमने किसी को नहीं बताया? क्यों अमन, कैसे बोल दिया तुमने ये? चंद्रशेखर बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि अटॉर्नी जनरल, भाई अटॉर्नी जनरल किसी पार्टी का नहीं होता है, ठीक है, किसी पार्टी का नहीं होता है, बस होता ही है कि जैसे कि मुझे तुम पसंद हो, ठीक है, और तुम क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो मैं तुम्हें अटॉर्नी जनरल बना दूंगा कि भाई तुम मेरे लिए दिक्कत आगे पैदा ना करो। रिकॉर्डिंग ऑफ करनी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद। 76 कहाँ पर है बुक में? शुभम रॉय, ये जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करके है ना, ठीक है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वहाँ पर दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले चैप्टर में, वहाँ पे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट छोटा कोई मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख रहा होता है विद इन अ बिग मिनिस्ट्री। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।